हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे मृत्युदंड की संवैधानिकता के विषय में। लीगलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है, किन किन मामलों में मृत्युदंड दिया जाता है और मृत्युदंड के बाद अपील की प्रोसीडिंग क्या है। ये सारी की सारी प्रोसीडिंग हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जगमोहन सिंह बनाम राज्य में यह अब निर्धारित किया है कि मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के प्रतिकूल नहीं है। जहां प्रतिकूल नहीं है मतलब मृत्युदंड उन स्थितियों में प्रतिकूल नहीं माने जाएंगे, यानी कि इस प्रकार के अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा मृत्युदंड जब दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया होगा जो कि विरल से विरलतम होगा जिसे मृत्युदंड दिया गया। अब हम पढ़ लेंगे, थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं आर्टिकल 14, 19 और 21। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता को बताता है। समानता का अधिकार, सभी को समान अधिकार है। इसी प्रकार कानून में भी सभी को समान अधिकार है। फिर आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 कहता है कि सभी नागरिकों को, क्या है, सभी नागरिकों को अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? भाषण और अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने का, संघ या यूनियन बनाने का, स्वतंत्र घूमने का, निवास करने का, व्यापार करने का, इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, एकांतता में रहने का अधिकार, विदेश जाने, आश्रय, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार, विलंबित निष्पादन के खिलाफ, हिरासत में मौत के खिलाफ, डॉक्टरों की सहायता के खिलाफ अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक विरासत के लिए अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार, प्रत्येक बच्चे का पूर्ण विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार बताते हैं 21 के अंतर्गत। तो हमने आपको आर्टिकल 14, 19 और 21 के बारे में शॉर्ट में बताया है। तो साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है, जगमोहन सिंह बनाम राज्य में क्या स्पष्ट किया गया है कि मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेदों 14, 19 और 21 के प्रतिकूल नहीं है। इसे मूलतः अयुक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। एक होता है युक्तियुक्त मतलब तर्कसंगत, अयुक्तियुक्त मतलब अतर्क संगत। नहीं माना जा सकता, यह लोकहित में नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। मृत्युदंड दिया जाना ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि लोकहित में नहीं है। यह उपबंध इस आधार पर अत्यधिक प्रत्योजन के रोग से ग्रसित नहीं है कि विधायिका ने अपना अनिवार्य कार्य विधायी मानक किन किन मामलों में न्यायाधीश द्वारा मृत्युदंड दिया जाना चाहिए ना देकर छोड़ दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया, क्या किया गया है कि विधायिका ने अपना अनिवार्य कार्य विधायी मानक कि किन किन मामलों में न्यायाधीशों द्वारा मृत्युदंड दिया जाना चाहिए देकर छोड़ दिया। ये न्यायाधीश किन किन मामलों में दिया जाना चाहिए, ये न्यायालय का निर्णय है। यह उपबंध अनुच्छेद 14 का इस आधार पर अतिक्रमण नहीं करता कि न्यायाधीश को मृत्युदंड या जीवन कारावास का दंड देने के लिए अनियमित या अनियंत्रित विवेकाधिकार दिया गया है। क्या कह रहा है? फिर से पढ़िए, फिर से हम आपको समझा रहे हैं। यह उपबंध अनुच्छेद 14 का इस आधार पर अतिक्रमण नहीं करता है। इस आधार जो समानता का, कानूनी समानता का अधिकार है, वह इस आधार पर अतिक्रमण नहीं करता है कि न्यायाधीशों को मृत्युदंड या जीवन कारावास का दंड देने के लिए अनियमित या अनियंत्रित विवेकाधिकार प्राप्त है। मतलब जो उनको विवेकाधिकार दिया गया है मृत्युदंड देने का, वह आर्टिकल 14 का अतिक्रमण नहीं करता है। मृत्युदंड इस आधार पर असंवैधानिक नहीं है कि यह अवधारित करने के लिए किसी मामले में मृत्युदंड उपयुक्त है या जीवन कारावास विधि के द्वारा कोई प्रक्रिया नियत नहीं की गई है। संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्षमादान के उपबंध यह साबित करते हैं कि मृत्युदंड संवैधानिक है। कई वर्षों से दुर्भावना को संजो कर रखे हुए हेतु से पूर्व जनतन के साथ की गई हत्या के लिए मृत्युदंड उपयुक्त है। कई वर्षों से संजो कर रखे हुए हेतु, एक मोटिव के साथ, कई वर्षों से सजा कर रखे हुए एक हेतु से पूर्व चिंतन के साथ की गई हत्या के लिए मृत्युदंड उपयुक्त है।
यही प्रश्न कि क्या मृत्युदंड संवैधानिक है। प्रश्न ये है कि क्या मृत्युदंड संवैधानिक है अथवा नहीं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष बचन सिंह बनाम राज के मामले में आया और एक बार पुनः न्यायालय ने इसे संवैधानिक अवनिर्धारित किया। बचन सिंह बनाम राज के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अवनिर्धारित किया है। न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि धारा 302 आईपीसी में हत्या के लिए एक विकल्प के रूप में मृत्युदंड का उपबंध अयुक्त नहीं है और लोकहित में यह उचित है। अतः यह उपबंध अनुच्छेद 19 की भाषा या प्रकृति के प्रतिकूल नहीं है। वे विधियां जो अपराधों को परिभाषित करती हैं या अपराधों को कारित करने के लिए दंड की व्यवस्था करती हैं, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 के लिए लागू किए जाने को आकर्षित नहीं करती हैं। दोष सिद्धि और दंड के आदेश के कारण होने वाली स्वतंत्रता की हानि दंड विधि का प्रत्यक्ष और अपरिहार्य परिणाम नहीं है, बल्कि यह दोष सिद्धि और दंड के आदेश के केवल अनुसांगिक है, जो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अतः धारा 302 आईपीसी के अनुच्छेद सब क्लॉज 1 के परीक्षण के अधीन खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध और भयपरित मृत्युदंड के दो अभिसारी छोर हैं। प्रतिशोध और भयपरित मृत्युदंड के दो अभिसारी छोर हैं। वे अभिसारी ध्येय हैं जो अंततः एक में मिल जाते हैं। हत्या के लिए वैकल्पिक दंड के रूप में मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के प्रतिकूल नहीं है। हत्या के लिए वैकल्पिक दंड के रूप में मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के प्रतिकूल नहीं है। विधि द्वारा स्थापित निष्पक्ष, उचित और युक्तियुक्त प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति के जीवन या दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त करने के राज्य के अधिकार को संविधान निर्माताओं ने भी मान्यता दी थी। फिर से समझिए, विधि द्वारा स्थापित निष्पक्ष, उचित और युक्तियुक्त प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति के जीवन या दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त करने के राज्य के अधिकार को संविधान निर्माताओं ने भी मान्यता दी थी। संविधान में कई अन्य संकेत भी हैं जिनमें समवर्ती सूची की प्रविष्टियां 1 और 2 भी सम्मिलित हैं, जो भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का स्पष्ट उल्लेख करती हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माता मृत्युदंड के अस्तित्व को जानते थे। संविधान निर्माता मृत्युदंड के अस्तित्व को जानते थे। लगभग 100 वर्षों से अस्तित्व में रही निरंतर दंड प्रक्रिया संहिताओं में फांसी के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने का उपबंध रहा है। कल्पना की किसी भी उड़ान के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मृत्युदंड अपने आप में या फांसी के द्वारा मृत्युदंड के निष्पादन के कारण अयुक्तियुक्त, क्रूर या असामान्य दंड है। यह नहीं कहा जा सकता कि फांसी देना, मृत्युदंड देना अयुक्तियुक्त, क्रूर या असामान्य दंड है। क्रूर समान संवैधानिक आधार तत्वों के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान निर्माताओं ने हत्या के लिए मृत्युदंड के या उसके निष्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पारस्परिक ढंग से विकृत माना, जिससे संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा अपवित्र हो। इन्हीं कारणों के आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि हत्या के मामलों में मृत्युदंड संविधान की मूलभूत आकृति को विखंडित करती है। सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध 1979 यानी 1979 में, जिसे भारत ने भी स्वीकार कर लिया है, के अनुच्छेद 6 के अनुसार मृत्युदंड मनमाने ढंग से नहीं दिया जा सकता। मृत्युदंड मनमाने ढंग से नहीं दिया जा सकता और इसे केवल गंभीरतम अपराधों के लिए विधि सम्मत ढंग से ही दिया जा सकता है। जो गंभीरतम, विरल से विरलतम अपराध हैं, उन्हें में दिया जा सकता है, जो भूतलक्षी प्रभाव का विधान नहीं होगा। यह आवश्यकताएं संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों के समान है। भारतीय दंड संहिता केवल गंभीरतम अपराध के लिए एक वैकल्पिक दंड के रूप में मृत्युदंड भी विहित करती है, जिनकी संख्या 7 से अधिक नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354 सब क्लॉज 3 ने उक्त अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध को महत्व प्रदान करते हुए मृत्युदंड के क्षेत्र को और सीमित कर दिया है। इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 235 सब क्लॉज 2 दंडादेश दिए जाने के पूर्व दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना जाना निश्चित करती है। दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना जाना निश्चित करती है। इस उपबंध में यह अंतर्निहित है कि यदि अभियुक्त की ओर से या राज्य की ओर से या दोनों पक्षों की ओर से यह प्रार्थना की जाती है, तो न्यायालय दंड के प्रश्न पर साक्ष्य और अन्य सामग्री प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देगा। क्या देगा? न्यायालय अनुमति देगा। किस लिए?
दंड के प्रश्न पर साक्ष्य और अन्य सामग्री प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देगा। इस प्रकार न केवल अपराध की बल्कि अपराधी की भी परिस्थितियों को महत्वपूर्ण बनाया गया है। गुरुत्वकारी और कम करने वाली परिस्थितियों को तुलनात्मक रूप से कितना महत्व दिया जाना चाहिए, यह विशिष्ट मामलों के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हत्या के लिए दोष सिद्ध किए गए व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। आजीवन कारावास एक नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। मानव जीवन की गरिमा के लिए वास्तविक और स्थायी चिंता विधि की सहायता से जीवन लेने का विरोध करती है। जब विकल्प पूर्णतः बंद न हो जाए, विरल में विरलतम मामलों को छोड़कर ऐसे कभी नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त कारणों से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी आईपीसी की धारा 302 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 सब क्लोज 3 संवैधानिक है। न्यायमूर्ति जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने अपने अल्पमत के निर्णय में अब निर्धारित किया है कि धारा 302 जहां तक यह आजीवन कारावास के विकल्प के रूप में मृत्युदंड की व्यवस्था करती है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अतिक्रमण करने के कारण असंवैधानिक और शून्य, क्योंकि यह इस बात का विधायी दिशा निर्देश नहीं देता कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत जीवन को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। दीना उर्फ दीनदयाल बनाम राज हम पढ़ेंगे। दीना उर्फ, अभी हमने बचन सिंह बनाम राज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दीना उर्फ दीनदयाल बनाम राज में उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुनरावृत्ति की कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354 सब क्लोज 5 में मृत्युदंड के निष्पादन के लिए फांसी का ढंग संविधान अनुच्छेद 21 के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि फांसी का ढंग परिस्थितियों में जितना अकष्टकर हो सकता है उतना है और यह जीवन समाप्त करने के किसी भी अन्य ढंग से अधिक कष्टकारित नहीं करता एवं इसमें कोई बर्बरता, उत्पीड़न या निम्नीकरण नहीं है। क्या नहीं है? इसमें बर्बरता और उत्पीड़न या निम्नीकरण नहीं है। शशि नायर बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मृत्युदंड के लिए विधि के द्वारा उपबंधित प्रक्रिया युक्तियुक्त है। क्या कहा? विधि द्वारा उपबंधित प्रक्रिया तर्क संगत है। मृत्युदंड केवल विरल में विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए और यह संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है। वर्ष 1967 में विधि आयोग ने यह विचार व्यक्त किया था कि देश को मृत्युदंड को समाप्त करने का खतरा नहीं उठाना चाहिए। इस बात का न्यायिक नोटिस लिया जाना चाहिए कि 1967 के पश्चात विधि और व्यवस्था की परिस्थिति में कोई सुधार परिलक्षित नहीं है, बल्कि स्थिति आज और खराब होती जा रही है। न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि फांसी से मृत्युदंड देना वैज्ञानिक है तथा यह न्यूनतम कष्ट कारित करने वाले तरीकों में से एक है और इसलिए अन्य किसी तरीके की आवश्यकता नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 सब क्लोज 3 के अनुसार मृत्युदंड का दंड सुनाने के पूर्व न्यायाधीश को इसके विशेष कारणों का लिखित उल्लेख करना अनिवार्य है और उसका संवैधानिक कर्तव्य भी है। भारत के संविधान में मृत्युदंड से दंडित अपराधी को राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपाल द्वारा क्षमादान दिए जा सकने के प्रावधान है। वे मृत्युदंड को कम करके किसी अन्य कारावास में भी बदल सकते हैं तथा उनकी इस कार्यपालिका शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह शक्ति उन्हें कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्राप्त है। देश के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को किसी अन्य सजा में परिवर्तित कर सकते हैं और उनके इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मृत्युदंड के बारे में न्यायिक रुख क्या है, यह हम आपको बताएंगे। मृत्युदंड का समर्थन करने या विरोध करने के लिए दंडाधिकारियों ने प्रायः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 सब क्लोज 3 का सहारा लिया। इसके समर्थकों का मानना है कि इस धारा में मृत्युदंड दिए जाने के विशेष कारणों के उल्लेख का प्रावधान यह दर्शाता है कि मृत्युदंड विधिक सांविधिक दृष्टि से अनुज्ञेय है। दूसरी ओर मृत्युदंड का विरोध करने वाले इस धारा को मृत्युदंड को कम से कम मामलों में दिए जाने के लिए तथा उदार बनाए जाने का उपयुक्त साधन मानते हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मृत्युदंड संबंधी दांडिक प्रावधान न्यायाधीशों को पर्याप्त विवेक शक्ति प्रदान करते हैं कि वे अपनी निजी धारणाओं तथा मान्यताओं के अनुसार मृत्युदंड देने या उसका परिवर्जन करने या बचने के लिए स्वतंत्र हैं। इस कथन की पुष्टि कुंज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद से हो जाती है। इस बाद में अभियुक्त एक विवाहित व्यक्ति था जिसके 2 छोटे बच्चे भी थे। उसका किसी युवती से प्रेम हो गया और उससे विवाह करने की नीयत से अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को रात में सोते समय निर्मम हत्या कर दी, जबकि उसकी प्रेमिका
पत्रों द्वारा उसे अपना पारिवारिक जीवन उनके अवैध संबंधों के कारण बर्बाद न करने की चेतावनी बराबर देती रही। इस बात में यद्यपि न्यायाधीशों ने 2-1 के मत से इन 3 हत्याओं के अभियुक्त की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना उचित समझा, परंतु इस पर न्यायमूर्ति AP सेन ने अपना विसंमत मत व्यक्त करते हुए अवलोकन किया कि अभियुक्त ने एक राक्षसी कृत्य किया है। एक अभियुक्त ने अपनी प्रेमिका से शादी करने के इरादे से अपने 2 बच्चों और पत्नी की निर्मम हत्या कर दी, जबकि उसकी प्रेमिका उसको बोलती थी, चेतावनी देती थी कि इस प्रकार का कृत्य नहीं करना है। अभियुक्त ने एक राक्षसी कृत्य किया है तथा अपनी पत्नी उससे पैदा हुए 2 निर्दोष बच्चों की हत्या करने में वह नहीं हिचकिचाया। यदि इस प्रकार के मामलों में मृत्युदंड न दिया जाए तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार के मामलों में दिया जा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत मृत्युदंड संबंधी प्रकरणों के विश्लेषण में यह पता चलता है कि न्यायालय ने आकस्मिक आवेश या भावावेश या उत्तेजना या विषय शक्ति के कारण उत्पन्न घृणा, पारिवारिक कलह, भूमि संबंधी झगड़े, पत्नी की बेवफाई, विश्वासघात या मृत्युदंड से दंडित अभियुक्त के दंड के परिवर्तन में विलंब आदि को मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास का दंड दिए जाने का उचित कारण माना है। क्या माना है? आजीवन कारावास का दंड दिए जाने का उचित कारण माना है। राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने जोर देकर कहा कि जहां हत्या जानबूझकर पूर्व नियोजित, निशंस तथा बर्बरतापूर्ण ढंग से की गई हो तथा इसके लिए कोई परिशमनकारी या कम करने वाली परिस्थितियां न हो, वहां सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मृत्युदंड अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के विभिन्न पहलुओं पर सविस्तार विचार करते हुए अपना अभिमत व्यक्त किया, अतः इस बात के तथ्यों का उल्लेख करना उचित होगा। अभियुक्त एक घोर प्रवृत्ति का अपराधी था। अभियुक्त एक घोर प्रवृत्ति का अपराधी था जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। सन 1972 में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में उसकी कारागार से रिहाई होती है। जेल से छूटते ही उसने 25 अक्टूबर 1972 को राम भरोसे नामक व्यक्ति पर बदला लेने के आशय से अचानक संघातक हमला किया, क्योंकि उसी के कारण उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राम भरोसे ने किसी प्रकार स्वयं को अभियुक्त से छुड़ाया और भागकर अपने घर आकर दरवाजा बंद कर लिया। अभियुक्त ने भागते हुए राम भरोसे का पीछा किया तथा उसे दरवाजा खोलने को कहा। इसी समय मनसुख नामक व्यक्ति ने बीच बचाव करते हुए अभियुक्त की राम भरोसे से बदला न लेने की विनती की, लेकिन अभियुक्त ने इसकी परवाह न करते हुए मनसुख पर ही चाकू से अनेक वार किए, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद ने मृतक मनसुख की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह उसे राम भरोसे पर हमला करने से रोक रहा था। उक्त बाद में उच्चतम न्यायालय की ओर से 2:1 के मत से निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने विनिश्चित किया कि कारागार अभियुक्त की आपराधिक प्रवृत्ति का निवारण करने में असफल रहा था, इसलिए इस क्रूर हत्या का मुख्य कारण कारागार की यह असफलता ही है। अतः अभियुक्त को क्या होना चाहिए? मृत्यु दंड की बजाय आजीवन कारावास दंड दिया जाना ही उचित है। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि सन 1972 से सन 1979 तक अभियुक्त के सिर पर मृत्युदंड का भूत निरंतर मंडराता रहने के कारण उसकी दशा मनुष्य के बजाय साग सब्जी जैसी हो गई थी। सब्जी को फांसी पर लटकाना मृत्युदंड नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा दिए गए उक्त बहुमत निर्णय पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति AP सेन ने इस बात में विस्मय निर्णय देते हुए अभिकथन किया, इस अभियुक्त का मामला दंड के सुधारतम सिद्धांत के लिए विनाशकारी है। दंड ऐसा होना चाहिए कि वह अपराध की पुनरावृत्ति को रोक सके, वह समाज के अन्य लोगों के लिए चेतावनी का काम भी करे। इन दोनों ही दृष्टि से सुधारात्मक सिद्धांत बुरी तरह विफल रहा है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस प्रकार में अभियुक्त के मृत्युदंड को कम करने से वह कुछ और हत्याएं करेगा, वह समाज के लिए पुनः खतरा बना रहेगा। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि दंड के प्रति मानवीय दृष्टिकोण की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति की नृशंस और पूर्व नियोजित ढंग से हत्या करता है तो उसकी बर्बरता से न्यायालय की आत्मा दहल जाती है। बर्बरता से न्यायालय की आत्मा दहल जाती है, अतः उसे अपने कृत्य का परिणाम भुगतना ही चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जीवित रहने का अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त वाद में उच्चतम न्यायालय की मृत्युदंड के बारे में अपनी न्यायिक अभिव्यक्ति का उचित अवसर दिया। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस बात में मृत्युदंड को संवैधानिक दृष्टि से भी अनुचित ठहराते हुए कहा कि इससे अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उपबंधों का उल्लंघन होता है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि इस बात में बहुमत के निर्णय के अनुसार मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना संवैधानिक दृष्टि से तथा भारतीय संस्कृति के विचार से उचित माना गया।
बहुमत के आधार पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। अब हम पढ़ेंगे मृत्यु के दंडादेश के लिए विरल में विरलतम का सिद्धांत। मृत्यु के दंडादेश के लिए विरल में विरलतम का सिद्धांत क्या है, ये हम बताएंगे। बचन सिंह बनाम राज्य के ऐतिहासिक वाद में उच्चतम न्यायालय को मृत्युदंड या आजीवन कारावास के विवाद को एक बार पुनः निर्णीत करने का अवसर मिला। क्या हुआ? एक बार पुनः निर्णीत करने का अवसर मिला। इस वाद में 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 4-1 से विनिश्चित किया कि मृत्युदंड आजीवन कारावास के दंड के विकल्प के रूप में एक वैधानिक दंड है। अतः यह अनुचित नहीं है कि अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करता। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 सब क्लोज 3 के संदर्भ में मृत्युदंड को वैकल्पिक दंड के रूप में उचित आवश्यक ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभिकथन किया कि मृत्युदंड का समर्थन किए जाने के बावजूद विश्व के अनेक विद्वानों ने, जिसमें समाज शास्त्री, विधि शास्त्री, न्यायविद तथा प्रशासकीय अधिकारी भी सम्मिलित हैं, यह स्वीकार किया है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए मृत्युदंड को यथावत बनाए रखना आवश्यक है। तथापि बहुमत ने यह स्वीकार किया कि मृत्युदंड के प्रशासनीय परिस्थितियों का निर्वचन उदारता से किया जाना चाहिए, ताकि मृत्युदंड का उपयोग विरल में विरलतम मामलों में ही किया जाए, जिससे मानव जीवन की गरिमा बनी रहे। गुरबेल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अब निर्धारित किया गया कि मृत्युदंड विलक्षण प्रकृति के मामलों में दिया जाना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिया जाना चाहिए। दूसरा, वह अपराध के सामाजिक बोध पर निर्भर करता है। तीसरा, यह न्यायाधीश की इच्छा का विषय नहीं होता है। चौथा, गंभीरतम मामलों में मृत्युदंड के संबंध में अभियुक्त की आयु एवं उसमें सुधार की संभावना को विचार में लिया जा सकता है। बचन सिंह के केस में अपीलार्थी को 3 व्यक्तियों की हत्या करने के लिए दोष सिद्ध किया गया। क्या किया गया? बचन सिंह के केस में अपीलार्थी को 3 व्यक्तियों की हत्या करने के लिए दोष सिद्ध किया गया और सेशन न्यायालय ने उसे मृत्यु का दंडादेश दिया, बाद में जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई। अपील में विचार किए जाने योग्य प्रश्न यह था कि पूर्व में न्यायालय द्वारा ज्ञात किए तथ्यों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 सब क्लोज 3 के अधीन मृत्यु के दंडादेश के लिए विशेष कारण माना जाए अथवा नहीं। उच्चतम न्यायालय ने 1 के विरुद्ध 4 के बहुमत से यह स्पष्ट किया कि अब परिवर्तित विधायी नीति के अनुसार जो धारा 354 सब क्लोज 3 से स्पष्ट परिलक्षित होती है, भारतीय दंड संहिता के अधीन हत्या और 6 अन्य मृत्यु से दंडनीय अपराधों के लिए समान दंड आजीवन कारावास या कुछ वर्षों की अवधि के लिए कारावास और मृत्युदंड अपवाद है। इस संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 सब क्लोज 2 स्पष्ट करती है कि यदि अभियुक्त सिद्ध दोष किया जाता है तो न्यायाधीश उस दशा में सिवाय जिसमें वह धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करता है, दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा, तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा। आधुनिक विधायी नीति जो धारा 235 सब क्लोज 2 और 354 सब क्लोज 3 सीआरपीसी से स्पष्ट है कि दंड की कोटि निर्धारित करने के लिए, जिसमें धारा आईपीसी की 302 हत्या भी शामिल है, न्यायालय को अपना ध्यान अपराध से जुड़ी परिस्थितियों के साथ आपराधिक परिस्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए। धारा 354 सब क्लोज 3 और धारा 235 सब क्लोज 2 सीआरपीसी में विधायिका द्वारा इंगित की गई नीति के अनुकूल समान दिशा निर्देश प्रतिपादित किए जा सकते हैं। न्यायाधीशों को कभी भी रक्त पिपासु नहीं होना चाहिए। हत्यारों की फांसी उनके लिए कभी भी अत्यधिक भली नहीं रही। न्यायालय ने अंतिम दंड को अत्यधिक विरल परिस्थितियों में ही अधरोपित किया है। ऐसे तथ्य जो इतने गंभीर विषय में उनके दंडादेश के विवेकाधिकार के प्रयोग पर सर्वदा उनकी सावधानी और करुणा को सत्यापित करते हैं। अतः इस चिंता को उजागर करना आवश्यक है कि न्यायालय इंगित किए गए दिशा निर्देश की सहायता से अपने दुर्भर कार्यों और अधिक कर्तव्यनिष्ठ एवं दयालु भाव से सीआरपीसी की धारा 354 सब क्लोज 3 में उल्लिखित विधायी नीति के उच्च आदर्श अर्थात हत्या के लिए दोष सिद्ध व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास एक नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है, पूर्ण करेगा। मानव जीवन की गरिमा के लिए वास्तविक और स्थायी चिंता विधि की सहायता से किसी के जीवन को समाप्त करने के विरोध की अवधारणा करती है, जब तक वैकल्पिक विकल्प निश्चित रूप से वर्जित ना हो। विरल में विरलतम मामलों को छोड़कर ऐसे कभी नहीं किया जाना चाहिए। बचन सिंह के बाद में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुसरण करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने मच्छी सिंह बनाम राज्य में उपरोक्त दिशा निर्देशों को और अधिक स्पष्ट किया। उक्त मामले में 2 परिवारों के बीच शत्रुता से एक दूसरे के निकट स्थित 5 गांवों में एक ही रात से एक के बाद एक घटित 5 घटनाओं में 17 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। मृतकों में पुरुष, स्त्री और बच्चे सभी थे।
4 अभियुक्तों को मृत्यु और 9 को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक अपराधिता के गंभीरतम मामलों को छोड़कर जहां हत्याएं अत्यंत बर्बरतापूर्ण एवं निर्मम ढंग से की गई हों, अंतिम दंड या चरम सीमा दंड को अधिरोपित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु दंड को चुनने के पूर्व अपराध की परिस्थितियों के साथ साथ अपराधी की परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। आजीवन कारावास ही नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। दूसरे शब्दों में मृत्यु का दंडादेश केवल तभी दिया जाना चाहिए जब अपराध की सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास बिल्कुल ही अनुपयुक्त दंड लगता हो और बशर्ते केवल अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों और अन्य सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास का दंडादेश अधिरोपित किए जाने का विकल्प ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सकता। गुरुतरकारी और कम करने वाली परिस्थितियों का तुलन पत्र बनाया जाना चाहिए और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए और विकल्प लागू होने से पूर्व गुरुतरकारी और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच उचित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। दिशा निर्देशों को लागू करने के पूर्व निम्नलिखित मुख्य प्रश्न पूछे जाने चाहिए और उनके उत्तर दिए जाने चाहिए। पहला, क्या उस अपराध के संबंध में कोई असामान्य बात है जिससे आजीवन कारावास का दंडादेश अपर्याप्त हो जाए और मृत्यु का दंडादेश आवश्यक हो? दूसरा, क्या उस अपराध की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अपराधी का पक्ष लेने वाली कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व दिए जाने के बाद भी मृत्यु का दंडादेश दिए जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है? यदि उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात यह अनुभव किया जाए कि मृत्युदंड आवश्यक है तो न्यायालय वैसा करने के लिए अग्रसर होगा। इस प्रकार जहां हत्या पूर्व चिंतित या पहले सोच विचार कर की गई है या भाड़े के हत्यारे द्वारा है या अधिवक्ता द्वारा है या जहां वह भीषण या अत्यधिक दुराचारिता पतिव्रतता में की गई हो, ऐसे ही सभी मामलों में मृत्युदंड उचित प्रतीत होता है। सुरजाराम बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अभियुक्त द्वारा अपने सगे भाई के 2 पुत्रों तथा चाची की जब वे सो रहे थे निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी। अभियुक्त ने भाई की पत्नी तथा पुत्री की हत्या करने का भी प्रयत्न किया था। अतः उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार में मृत्यु दंडादेश को इसलिए मान्य किया क्योंकि हत्याएं बिना किसी प्रकोपन के कारित की गई थी। अतः यह मामले का स्पष्ट रूप से विरल में से विरलतम मामले की श्रेणी के अंतर्गत आता है। एक अन्य वाद राव जी और रामचंद्र बनाम राजस्थान राज्य में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में लघुकृत किए जाने हेतु कोई न्यायोचित कारण नहीं पाया। इस मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी तथा 3 छोटे बच्चों सहित 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी और अन्य 2 की हत्या कारित करने का प्रयत्न किया था। अभियुक्त ने यह कार्य उस समय कारित किया था जब आहत विक्टिम सो रहे थे। यह प्रकोपन अथवा किसी मानसिक विकार के अभाव में किया गया था जो यह पाशविक तथा जघन्य हत्याएं करने का कारण होता। अतः उच्चतम न्यायालय ने मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में लघुकृत किए जाने हेतु कोई औचित्य नहीं समझा, अपील खारिज कर दी। इसी प्रकार गिनेटा विजयवर्धन राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में 2 अभियुक्तों ने यात्रियों की लूटपाट किए जाने हेतु यानी मोटिव से एक सुपर एक्सप्रेस बस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। परिणामतः 23 यात्रियों की जलने से मृत्यु हो गई। क्या हुआ है? गिनेटा विजयवर्धन राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में 2 अभियुक्तों ने यात्रियों की लूटपाट किए जाने के उद्देश्य से मोटिव से एक सुपर एक्सप्रेस बस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 23 यात्रियों की जलने से मृत्यु हो गई तथा अनेकों यात्री जलने से क्षतिग्रस्त हो गए। इस प्रकार में अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से प्रतिरक्षा में दलील दी गई कि अभियुक्त व्यक्ति युवा हैं, उनका मुख्य हेतु हत्या करना नहीं था किंतु संपत्ति तथा धन की लूटपाट करना मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में लघुकृत किए जाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए परिस्थितियों को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि समस्त दृश्य पर विचार करते हुए यह विरल में से विरलतम मामलों में से एक है। इसमें न केवल निर्दोष व्यक्तियों को बड़ी संख्या में जीवित जलाया गया है, अपितु इसमें जो अमानवीय तरीका अपनाया गया है उससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार अपराध की योजना बनाकर निष्पादित की गई थी। अतः अभियुक्तों की अपील खारिज कर मृत्युदंड कायम रखा गया। कामता तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद पाशविक बलात्कार तथा हत्या का मामला है। इस प्रकार में अभियुक्त ने जो 7 वर्षीय बालिका के परिवार का घनिष्ठता से संबंधी था और पाशविक बलात्कार किया और तत्पश्चात गला घोटकर उसकी हत्या करके उसके शव को कुएं में फेंककर साक्ष्य समाप्त कर दी थी। सत्य न्यायालय ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 363, 376, 302, 201 के अधीन
अधीन अपराधों के लिए सिद्ध दोष ठहराया तथा आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड तथा अन्य दोष सिद्धियों के लिए विभिन्न अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडादेश किया। उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड तथा अन्य दंडादेश को कायम रखा गया है। कामता तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में मृत्युदंड कायम रखा है माननीय न्यायालय ने। विशेष इजाजत से अपीलार्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। उच्चतम न्यायालय ने दोनों निचले न्यायालयों के विनिश्चय को मान्य करते हुए अब निर्धारित किया। क्या अब निर्धारित किया वो हम आपको बता रहे हैं। प्रकटता अपीलार्थी ने उसकी घनिष्ठता के कारण वह उसकी दुकान पर जो उसके सलून के निकट थी जहां वह अपने पिता और भाई के साथ बाल कटाने के लिए गई थी, जाने के लिए और बिस्कुट मांगने के लिए प्रोत्साहित हुई। अपीलार्थी ने उसे पास के बुद्धेसेन की पंसारी की दुकान पर ले जाकर बिस्कुट का पैकेट देकर उसका अनुरोध पूरा किया। स्पष्टता यह उसके दुष्ट मंसूबे का पूर्व रंग था जिसका विस्तार उस बालिका के अपहरण, पाशविक बलात्कार और विभत्स हत्या में हुआ, जैसा कि उसके शरीर पर असंख्य क्षतियों से प्रमाणित है और पट्टाक्षेप उसके शव को कुएं में फेंक कर हुआ। जब एक अबोध अभाग्यशाली 7 वर्षीय बालिका के साथ ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके विश्वास की स्थिति में था ऐसा बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने से उसकी अपराधिकता पर बालिका की आत्यंतिक चरित्र भ्रष्टता का उत्तरदायित्व आ जाता है और सामान्य जन के मस्तिष्क में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। अंत में भूमिकात्मक अपीड़न, पीड़िता की सुविधता, अपराध की निशंसता, उसके निष्पादन से हम यह अब निर्धारित करने के लिए सहमत हैं कि यह विरल में विरलतम मामलों में है जहां मृत्यु का दंडादेश न केवल अन्य को ऐसे नृशंस अपराध करने से भयप्रद करने के लिए अपितु ऐसे अपराधों के प्रति समाज की घृणा प्रबल रूप से अभिव्यक्त करने की दृष्टि से भी अग्रता से वंचनीय है। अतः अपील खारिज कर दी गई थी और मृत्युदंड कायम रखा गया है। हताशा की अवस्था में हत्या, हताशा की अवस्था में हत्या क्या विरल में विरलतम है। एक विधि विरुद्ध जमाओं के दो सदस्य जमाओं के समान उद्देश्य को अग्रसर करते हुए अपने अपेक्षित पीड़ित की मृत्यु कारित करने गए, पर उन्हें हताशा हाथ लगी क्योंकि वे अपेक्षित पीड़ित को ढूंढने में असफल रहे। वापस लौटने के दौरान रास्ते में उन्हें अपेक्षित पीड़ित की 2 पुत्रियां मिली, हताशा में जिनकी उन्होंने हत्या कर दी। यह अब निर्धारित किया गया कि यह मामला विरल में विरलतम कोटि का नहीं होने के कारण इसमें मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। हीरालाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में लगभग 35 वर्षीय अभियुक्त ने हंसिये से अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी और उसी हंसिये से आत्महत्या का भी प्रयत्न किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने उपरोक्त अपराध इसलिए किया क्योंकि उस पर 10 लाख रुपए का भारी ऋण था जिसे वह अदा नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने परिवार के सदस्यों के भविष्य के बारे में वह चिंतित था। इस कारण यह स्पष्ट है कि वह बहुत व्यथित था, निराश और भावुकतापूर्ण व्याकुलता की स्थिति में चल रहा था। यह अपराध को कम गंभीर बनाने वाली एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है, जिसके साथ यह तथ्य भी है कि अभियुक्त ने उसी हथियार से स्वयं की हत्या का प्रयास भी किया। अतः न्यायालय ने इस मामले को विरल में विरलतम की उपस्थिति नहीं मानते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। प्रकाश धवल खैरनार बनाम महाराष्ट्र राज्य में अभियुक्त ने अपने भाई की पत्नी और बच्चों की हताशा के कारण मृत्यु कारित कर दिया क्योंकि मृतक भाई अब कथित संयुक्त संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहा था। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि यह पाशविक और बर्बर अपराध था किंतु विरल में विरलतम नहीं था। अभियुक्त की आपराधिक प्रवृत्ति नहीं थी, वह राज्य सरकार में वाटर एनालाइजर के पद पर कार्यरत था और समाज के लिए खतरनाक नहीं था। उसके लड़के का इकबाली बयान जो केस में दूसरा अभियुक्त दर्शित करता था कि अपराध करने के पश्चात उसने अपने पिता की आंखों में आंसू देखा। उच्चतम न्यायालय ने मृत्यु के दंडादेश को इस शर्त के साथ आजीवन कारावास में बदल दिया कि अभियुक्त को जेल में कम से कम 20 वर्ष बिताने के पहले जिसमें जेल में बिताया गया पहले का समय भी शामिल है, नहीं छोड़ा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जातिगत आधार पर हत्या क्या विरल में विरलतम है। 31 व्यक्तियों ने अभिकथित रूप से 9 दलितों की हत्या कर दी। कितने? 31 व्यक्तियों ने अभिकथित रूप से 9 दलितों की हत्या कर दी। उनमें से कुछ को दोष मुक्त कर दिया जबकि कुछ को आजीवन कारावास का दंडादेश और शेष 3 को मृत्युदंड का दंडादेश दिया गया। यह अब निर्धारित किया गया कि उन तीनों के विरुद्ध कोई विशेष परिस्थितियां साबित नहीं किए जाने के कारण यह विरल में विरलतम का मामला नहीं है, इसलिए इन तीनों को भी आजीवन कारावास से दंडित किया जाना चाहिए। लोक मनसाय और अन्य बनाम बंगाल राज्य के बाद में एक विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्यों का समान उद्देश्य
पीछा कर उन लोगों की मृत्यु करना था जिनके बारे में वे समझते थे कि उन्होंने मस्जिद को कलुषित किया है। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इन परिस्थितियों में जिन सदस्यों ने हत्याएं की थी उन्हें आजीवन कारावास से दंडित किया जाना उचित था, क्योंकि यह घटना विरल में विरलतम कोटि में नहीं आती और घटना 17 वर्ष पूर्व घटित हुई थी। अब हम पढ़ेंगे वधू दहन या दहेज मृत्यु के मामले में क्या विरल में विरलतम है। लिच्छमा देवी बनाम राज्य एक दहेज मृत्यु का मामला है जिसमें विचारण न्यायालय ने मृतका की सास को मृतक की हत्या करने से दोष मुक्त कर दिया, परंतु उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को उलटते हुए हत्या के लिए उसे मृत्यु का दंडादेश दे दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जहां अभियुक्त की दोष सिद्धि के बारे में दो न्यायालयों द्वारा दो मत प्रकट किए गए हों, समानता दंडादेश मृत्यु का न होकर आजीवन कारावास का होगा। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि अभियुक्त ने ही मृतक पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई थी। अन्य व्यक्ति भी आवश्यक रहे होंगे जिन्होंने साथ मिलकर षड्यंत्र कर हत्या की, पर वे न्यायालय के समक्ष नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने मृतका के पति और पति के भाई को अभियोजित न करने के लिए अन्वेषण माध्यम के उदासीन मनोवृत्ति की निंदा की। राजस्थान उच्च न्यायालय का यह विचार है कि अपीलार्थी को खुलेआम फांसी दी जानी चाहिए, उचित कारणों पर नहीं बल्कि क्रोध के कारण था। न्यायिक विवेकाधिकार को भावुकता और रोष से प्रभावित किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कैलाश कुमार बनाम राज के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि वधू दहन के मामले को कठोर रूप से निपटाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे विरल में विरलतम वर्ग में आते हैं और इनमें समानता मृत्यु का दंडादेश दिया जाना चाहिए, क्योंकि निचले न्यायालय ने अपराधी के विरुद्ध आजीवन कारावास का दंडादेश दिया था और उच्चतम न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। परंतु जगदीश बनाम राज के मामले में पत्नी के द्वारा विवाह के समय अपर्याप्त दहेज लाने के लिए अभियुक्त पति ने जलाकर उसकी मृत्यु कारित करने की प्रक्रिया में उसे गंभीर क्षति कारित कर दी और उसे बचाने के लिए जो कुछ वह कर सकता था वह करने के पश्चात भी उसको बचा ना सका। तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति के द्वारा संतुलन खो देने की अवस्था में मृतक की मृत्यु की गई होने के कारण मृत्यु का दंडादेश दिया जाना अनुचित था। चोरी आदि के लिए हत्या क्या विरल में विरलतम है। लक्ष्मीराज सेठी बनाम राज्य में जहां एक बैंक लिपिक ने तिजोरी में चोरी करने के आशय से वहां पर पड़े हुए एक सुए से एक अधिकारी की मृत्यु कारित कर दी। यह अब निर्धारित किया गया कि आयुध की प्रकृति से यह स्पष्ट है कि उस कार्य को एक क्षणिक आवेग में किया गया था और यह विरल में विरलतम की कोटि में नहीं आता। इराब द्रप्पा बनाम राज्य में अभियुक्त मृतक महिला का सेवक था। उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, फिर उसने मृतक के गहने, साड़ियां, धन आदि की चोरी की। मृत्यु रात्रि के सन्नाटे में की गई जब घर में हर कोई व्यक्ति सोया था। यद्यपि यह लालच के लिए निर्दयता पूर्व चिंतन के साथ की गई हत्या थी। उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि यह विरल में विरलतम की कोटि में नहीं आता, इसलिए इसमें मृत्यु दंड का दंडादेश नहीं दिया जा सकता एवं दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति न कर सकने के कारण हत्या क्या विरल में विरलतम है। किसी पति पत्नी में संबंध मधुर नहीं होने के कारण पति अलग रहता था। 12 वर्ष के पुत्र और पुत्री के साथ पत्नी अलग रहती थी। अभियुक्त के साथ उस महिला की घनिष्ठता हो गई, परंतु बच्चों ने इस घनिष्ठता को स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप महिला ने भी अभियुक्त के साथ इस प्रकार का संबंध रखने से इनकार कर दिया। अभियुक्त ने उन तीनों पर आक्रमण कर दिया, जिससे महिला और पुत्र की मृत्यु हो गई, जबकि पुत्री को गंभीर क्षति कारित हुई। यह अब निर्धारित किया गया कि यह विरल में विरलतम मामला नहीं है, क्योंकि अन्य बातों के साथ आक्रमण के दौरान जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर ने अभियुक्त को चुनौती दी तो उसने आक्रमण रोक दिया था, स्वयं को ऑफिसर को सौंप दिया था, और यह भी कि वह पूर्व में उसने इस प्रकार की एक फिल्म देखी थी, उसने उसी प्रकार का कार्य किया था। रक्षक के द्वारा हत्या क्या विरल में विरलतम है। जहां एक रक्षक पहरेदार ने जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध था स्वयं ही सोच समझकर उनकी हत्या कर दी, तो न्यायालय ने इसे निकृष्टता विश्वासघात की संज्ञा देते हुए अब निर्धारित किया कि वह और उसके साथ जुड़े सभी षड्यंत्रकारी निष्पादक विरल में विरलतम की कोटि में आएंगे, चाहे वे ऐसा विश्वास करते हो कि मृतक ने एक समुदाय के विरुद्ध अनुचित तरीके से कार्य किया हो। वह केवल एक मनुष्य की हत्या नहीं थी, एक सम्यक रूप से चुने गए देश के प्रधानमंत्री की हत्या का अपराध था। कोई व्यक्तिगत अपीड़न नहीं था। सरकार द्वारा संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग में कार्रवाई से क्षुब्धता थी। अब हम पढ़ेंगे कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक की हत्या क्या विरल में विरलतम है। कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक की हत्या को न्यायालय ने अधिकतर गंभीरता से लिया है और ऐसे मामलों में अधिक संख्या में मृत्यु के दंडादेश दिए हैं। एक कलेक्टर पर बम फेंककर उसकी हत्या कर दी गई तो मामले को विरल में विरलतम मानते हुए अभियुक्त को मृत्युदंड दिया गया, परंतु जहां एक पुलिस कर्मचारी की पकड़ से
स्वयं को छुड़ाने के लिए अभियुक्त ने अचानक उसकी हत्या कर दी। यह अब निर्धारित किया गया कि यह मामला विरल में विरलतम की कोटि में नहीं आने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध मृत्यु का दंडादेश नहीं दिया जा सकता। अगला, फिरौती के लिए व्यापारण के पश्चात हत्या क्या विरल में विरलतम है? याची ने एक अन्य अभियुक्त के साथ किसी स्थान से चोरी की, कार में स्कूली बच्चों को लिफ्ट देकर उनका व्यापारण करने की और फिर उनके माता पिता से फिरौती की मांग करने की और फिरौती की राशि न दिए जाने पर उनकी हत्या करने की योजना बनाई। इस प्रकार उन्होंने अपनी योजना के अनुसार एक भाई बहन का व्यापारण किया। उन बच्चों को जब उनकी इस योजना का ज्ञान हुआ तो उन्होंने साहस के साथ उनका प्रतिरोध किया। ऐसा करने में उन्हें स्वयं को क्षति भी कारित हुई, उस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। अंत में जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि बच्चों का पिता मात्र एक सरकारी कर्मचारी था जो उसे अच्छी फिरौती की राशि दे सकने में सक्षम नहीं था, तो उन्होंने उन दोनों की हत्या कर दी। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्तों को मृत्यु का दंडादेश दिया। यह बीभत्स हत्याएं विरल में विरलतम की कोटि में आती हैं और याची के मामलों को उसके सह अभियुक्त के मामले से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही अपनी योजना में प्रारंभ से अंत तक सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। अगला मामला, महाराष्ट्र राज्य बनाम दाम गोपीनाथ शिंदे के बाद में अभियुक्तों ने 4 बच्चों का अपहरण किया। उनमें से 3 की मृत्यु इस विश्वास पर कारित कर दी कि ऐसा करने से उन्हें गुप्त दंड प्राप्त होगा। एक अभियुक्त की संस्वीकृति से अभियुक्त के बीच आपराधिक षड्यंत्र साबित हो गया। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि चूंकि बच्चों का अपहरण उनकी मृत्यु फिरौती, प्रतिशोध या लूट के लिए नहीं की गई थी और चरम अज्ञान के कारण अभियुक्तगण अंधविश्वासी सोच में पड़कर स्वर्ण प्राप्त करने के लिए लालची बनने के कारण मृत्यु कार्य की थी, अतः उन पर अधिरोपित मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना समीचीन है। अगला हम पढ़ेंगे, संपत्ति हथियाने के लिए विभत्स हत्या क्या विरल में विरलतम है? अशरफी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में एक महिला से संपत्ति के विवाद को लेकर मां को पाठ पढ़ाने के लिए बदले की भावना से उसके 2 अबोध बालिकाओं की हत्या कर दी। इस मामले को विरल में विरलतम मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि ऐसी जानबूझकर की गई निर्दयतापूर्ण हत्या के प्रकरण में अभियुक्त को प्रतिरोधात्मक दंड के रूप में मृत्यु दंड देना न्यायालय का कर्तव्य है। संपूर्ण परिवार की हत्या क्या विरल में विरलतम है? हत्या के बहुत से मामलों में शत्रुता या विवाद के कारण संपूर्ण परिवार की हत्या कर दी जाती है। सोच समझकर की गई इतनी सारी हत्याओं को समानता विभत्स घृणित माना गया है, जिसमें मृत्यु के दंडादेश को आवश्यक समझा गया है। उदाहरण, जहां अभियुक्त अपने भाई के परिवार के सभी सदस्यों को जब वे सोए हुए थे हत्या कर दी। जहां अभियुक्त ने पाशविकता से अपने चाचा चाची चचेरे भाई की हत्या संपत्ति प्राप्त करने के हेतु से कर दी। न्यायालय ने इन्हें विरल में विरलतम मानते हुए इनमें मृत्यु का दंडादेश दिया। ओम प्रकाश बनाम उत्तरांचल राज्य में अभियुक्त एक घरेलू नौकर ने अपने स्वामी के परिवार के 3 सदस्यों को जान से मार डाला। अपराध होशियारी से पूर्व नियोजित था और बर्बर तथा अति निर्दयी तरीके से किया गया। यहां तक कि चौथे सदस्य की भी मृत्यु कायद करने का प्रयत्न किया, किंतु उसने स्नान गृह गुसलखाना की अंदर से सटकनी बंद कर स्वयं को बचा लिया। एक सदस्य का वध इस प्रकार निर्दयता पूर्वक किया गया कि उसकी गर्दन उसके शरीर से लगभग अलग कर दी गई। अन्य पीड़ितों के शरीर के मर्म स्तर पर अनेक चोटें पहुंचाई। अभियुक्त का एक पालतू चिड़िया का वध करने का पहले कृत्य और उसके शरीर में पर घुसाने से उसका क्रूर भयंकर व्यवहार प्रकट होता था। उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराधों से समाज और न्यायालय की अंतरात्मा दहल जाती है और वह ऐसे व्यक्ति हैं जो सुधार के योग्य नहीं है। यद्यपि वह नौजवान हैं, वह समाज के लिए खतरनाक था, अतः मृत्यु दंडादेश ही उचित दंड होगा। एसी बिहारी बनाम राज्य में अभियुक्त ने अपनी पत्नी और 2 निर्दोष शिशुओं की हत्या कर दी। हत्याएं अत्यंत पाशविक, विभत्स, पैशाचिक, घृणित, कायरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण और भयंकर थी। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें विरल में विरलतम ठहराते हुए अभियुक्त को मृत्युदंड का दंडादेश दिया। अगला हम पढ़ेंगे, जब अधिक संख्या में मृत्यु कारित करना क्या विरल में विरलतम है? शेख ईसाक बनाम राज्य में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि केवल इस आधार पर मृतकों की संख्या अधिक है मामला विरल में विरलतम की कोटि में आएगा। आवश्यक नहीं, मृत्यु के दंडादेश के लिए विशेष कारणों का दिया जाना विधि के अंतर्गत अनिवार्य है। मनोहर लाल बनाम दिल्ली राज्य के बाद में 2 व्यक्तियों ने 4 व्यक्तियों को जलाकर मृत्यु कारित कर दी। यह घटना भारत के प्रधानमंत्री की हत्या के पश्चात फैले बलबे में घटित हुई। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि यद्यपि यह कार्य बर्बर था, पर पीड़ितों से अभियुक्त की कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी और उसने प्रधानमंत्री की हत्या से व्यथित होकर ही ऐसा किया। अतः यह उचित है कि मृत्यु के दंडादेश को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाए।
अब हम पढ़ेंगे अगला। बलात्संग के पश्चात हत्या क्या विरल में विरलतम है? कामता तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में बाद में अभियुक्त ने एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्संग कर गलत दबाकर उसकी हत्या कर 100 कुएं में फेंक दिया। उच्चतम न्यायालय ने इसे विरल में विरलतम मानकर मृत्यु दंड का आदेश दिया। मोलई बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में पीड़ित 16 वर्षीय बालिका थी जो घटना के समय घर में अकेली थी और परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दोनों अभियुक्तों ने उसके अकेलेपन का लाभ उठाकर उसके साथ बलात्संग किया एवं उसके ही अंतर वस्त्रों से उसका गला घोंट दिया और धारदार हथियारों से उसे क्षति भी कारित की। मृत व्यक्ति के प्रति आदर के विपरीत उन्होंने उसके शव को घर के पीछे सेप्टिक टैंक के भीतर डाल दिया। अपराध को कम करने वाली परिस्थितियों के अभाव में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के आदेश को उचित ठहराया। मोहम्मद चमन बनाम दिल्ली राज्य के बाद में 23 वर्षीय अभियुक्त व्यक्ति के परिवार का पड़ोसी था। 1.5 वर्ष की बालिका की मां जब कुछ क्षण के लिए बालिका को घर में छोड़कर कहीं गई तो अभियुक्त बालिका को अपने कमरे में ले गया, उसके साथ बलात्संग किया, जिससे बालिका के यकृत में क्षति कारित हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने अपराध को अधिक गंभीर एवं कम गंभीर बनाने वाली परिस्थितियों को अवलोकन करने के पश्चात अब निर्धारित किया कि यह मामला विरल में विरलतम होने के साथ साथ मृत्यु दंडादेश दिए जाने के पश्चात उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाना उचित समझा। पूर्व चिंतन के साथ जानबूझ की गई हत्या। अभियुक्त एक अरहित आयुर्वेदिक डॉक्टर था। उसने सदोष अभिलाष के लिए अपने मित्र और 9 सदस्यों के उसके संपूर्ण परिवार का वध कर दिया। अभियुक्त एक अरहित आयुर्वेदिक डॉक्टर था। उसने सदोष अजलाप के लिए अपने मित्र और 9 सदस्यों के उसके संपूर्ण परिवार का वध कर दिया और उसने अपराध का साक्ष्य नष्ट करने का भी प्रयत्न किया। यह अब निर्धारित किया गया कि इन क्रूर हत्याओं के लिए मृत्यु का दंडादेश न्याय सम्मत था। यद्यपि अभियुक्त आर्थिक रूप से सुस्थित नहीं था, उस पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। जहां अभियुक्त एक भानेदार हत्यारा था जो पारिश्रमिक लेकर ही हत्या करता था, उसके लिए मृत्यु का दंडादेश ही उचित है। राजमार्गों पर हत्याओं के साथ डकैतियों को जो कई बार अत्यंत जघन्य और पाशविक होती हैं और जिनकी संख्या में हाल ही में पर्याप्त वृद्धि हुई है, सख्ती से निपटने की आवश्यकता है और इसलिए ऐसे मामलों में मृत्यु का दंडादेश ही उचित निवारक दंड है। देरी को आधार मानकर मृत्यु दंड का लघुकरण। कई बार विशेषकर हाल के वर्षों में न्यायालय के समक्ष मृत्यु दंड के निष्पादन में देरी के या दीर्घ और लंबे समय तक चलने वाले विचारण आदि के मामले आए हैं। क्या देरी का यह आधार मृत्यु के दंडादेश के लघुकरण की या उसने या न दिए जाने का आधार बन सकता है? टी बाथेश्वरन बनाम राज्य में अभियुक्त को हत्या के लिए दोष सिद्ध किए जाने पर मृत्यु का दंडादेश दिया गया, परंतु इस आदेश के निष्पादन में 2 वर्ष से अधिक की देरी हुई। उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि मृत्यु का दंडादेश अभी खंडित किए जाने योग्य है और उसके मृत्यु को आजीवन कारावास में बदल देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दंडादेश के अधीन भी इतनी लंबी अवधि तक अभियुक्त पर मृत्यु की विभीषिका छाई रहना उसके प्रति अन्याय है तथा इस प्रक्रियात्मक व्यतिक्रम के दुष्प्रभाव के शमन के लिए एकमात्र उपाय मृत्यु दंड को घटाकर आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। मृत्यु के दंडादेश के अधीन भी संविधान के अनुच्छेदों 14, 19 और 21 के अंतर्गत व्यक्ति के मूल अधिकार बने रहते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दंडादेश दिए जाने के साथ ही समाप्त नहीं होती, बल्कि दंडादेश का अनुपालन भी इसमें सम्मिलित है। परंतु उसी वर्ष शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने बाथेश्वरन के निर्णय को पलट दिया। इस बात में निर्णय देते हुए न्यायाधिपति वाई.पी. चंद्रचूड़ ने विनिश्चित किया कि यह ठीक है, मृत्युदंड विरल में विरलतम मामले में दिया जाए, लेकिन जहां उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्युदंड दिया है, यदि अभियुक्त की ओर से उसे तुच्छ व्यर्थ की कार्रवाइयों का सहारा लेते हुए निष्पादन को विलंबित रखे जाने की कोशिश की जाती है, ऐसी स्थिति में विलंब के आधार पर मृत्युदंड को लघुकृत करना हास्यास्पद होगा। अतः इस बात में विलंब के आधार पर की गई अपील को निरस्त करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त का मृत्युदंड बहाल रखा और साथ ही पंजाब सरकार के दंड परिवर्तन में अनावश्यक विलंब का स्पष्टीकरण मांगा। जावेद अहमद अब्दुल हमीद पावला बनाम महाराष्ट्र राज्य के एक अन्य हत्या के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त के कृत्य को पूर्व नियोजित जानबूझकर किया गया बर्बरतापूर्ण हत्या निरूपित करते हुए मृत्युदंड दिया जाना ही नियोजित माना। इस बाद में 22 वर्षीय अभियुक्त ने अपनी भाभी के कानों की सोने की बालियां तथा चूड़ियों को हस्तगत करने की नियत से अपनी भाभी तथा अपने 3 वर्षीय भांजी और 1.5 वर्षीय भांजे की उसके 8 वर्षीय नौकर की क्रूर, निर्दय और निष्ठुर हत्या कर दी। इस चौगुनी हत्या में भाभी के शरीर पर 20 छुरे के घाव पाए गए, जबकि भांजी और नौकर के मृत शरीर पर क्रमशः 13, 3 और 8 संघातिक घाव थे। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में
अभियुक्त के मृत्युदंड को उचित ठहराते हुए अपील निरस्त कर दी, परंतु मृत्यु के दंडादेश में 2 वर्ष से अधिक की देरी हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि ऐसे मामले में अनुच्छेद 21 का आह्वान किया जा सकता है और मृत्यु के दंडादेश को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी अब निर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायमूर्तियों की पीठ के द्वारा उच्चतम न्यायालय की ही 2 न्यायमूर्तियों की पीठ के निर्णय को उल्टा नहीं जा सकता। जहां 19 वर्ष के अभियुक्त को गला घोटकर अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में दोष सिद्ध किया गया, परंतु उच्च न्यायालय ने उसे दोष मुक्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभ में की गई उसकी दोष सिद्धि बनाए रखते हुए 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण उसे आजीवन कारावास से दंडित किया। अभियुक्त याचियों ने जनवरी 1976 से मार्च 1977 के बीच कई हत्याएं कारित की। सितंबर 28, 1978 को उनमें से प्रत्येक को मृत्यु दंडादेश दिया गया। अप्रैल 6, 1979 को उच्च न्यायालय ने दंडादेशों की पुष्टि कर दी। उनकी दोष सिद्धि और दंडादेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका को नवंबर 17, 1980 को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। यह अब निर्धारित किया गया कि उनके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में इस आधार पर बदलने की प्रार्थना की। मृत्युदंड उनके सिर पर 5 वर्ष से अधिक समय मंडरा रहा था, इसलिए नामंजूर किए जाने योग्य, क्योंकि हत्याएं पाशविक थीं। अभियुक्तों के द्वारा निरंतर दाखिल की गई याचिकाओं के निपटारे में ही यह समय लगा था। वधू दहन के एक मामले में अभियुक्तों को सेशन न्यायालय ने हत्या के लिए दोष सिद्ध कर मृत्यु का दंडादेश दिया, पर उच्च न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया, परंतु यह अब निर्धारित किया कि चूंकि उच्च न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त किए जाने के पश्चात 2 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी थी, अतः उनके विरुद्ध उपयुक्त आदेश आजीवन कारावास का दंडादेश है। न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय के बाहर प्रचार, मीडिया, लोकमत के द्वारा उत्पन्न रोष से न्यायालय को दूर रहना चाहिए। त्रिवेणी बनाम गुजरात राज्य में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि देरी की कोई भी निश्चित अवधि मृत्यु के दंडादेश को अभिनिर्धारित नहीं बना सकती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अब यह भली प्रकार स्थापित हो चुका है कि मृत्यु के दंडादेश के निष्पादन में अनुचित देरी अपराधी को उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन जाने का अधिकार देती है, परंतु यह न्यायालय केवल कारित की गई देरी की प्रकृति और दंडादेश की अंतिम रूप से न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा पुष्टि के पश्चात घटित हुई परिस्थितियों का ही परीक्षण कर सकती है। उसे निर्णय को पुनः खोलने की अधिकारता प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मृत्युदंड के परिवर्तन में 2 वर्ष के विलंब को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का उचित आधार नहीं माना जा सकता। वस्तुतः मृत्युदंड के लघुकरण के लिए निश्चित सीमा केवल अवधि के आधार पर निर्धारित करना तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि यह वाद विशेष के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि दंड का लघुकरण उचित है अथवा नहीं। उच्चतम न्यायालय ने इसके आगे एक कदम और बढ़ाते हुए मधु मेहता बनाम भारत संघ में यह अब निर्धारित किया कि राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका के निपटारे में हुई अनुचित देरी के कारण मृत्युदंड के निष्पादन में हुई देरी, जिसके कारण अभियुक्त को दीर्घ अवधि तक मानसिक यातना भोगनी पड़ी, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए एक विधिमान आधार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय विनिश्चित करने के लिए कि क्या मृत्यु दंडादेश का कार्यान्वयन किया जाए, उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, केस की परिस्थितियों के प्रकाश में अस्वाभाविक या अत्यधिक विलंब पर विचार करने के लिए हकदार ही नहीं बाध्य है। विलंब की कोई निश्चित अवधि सीमा पर बल दिया गया अनुच्छेद 21 के सभी प्रकरणों पर सुसंगत है। शीघ्र विचारण स्पीडी ट्रायल यद्यपि प्रत्येक केस में मूल अधिकार नहीं है, किंतु वह अनुच्छेद 21 में निहित है। शीघ्र विचारण जीवन और स्वतंत्रता के लिए मूल अधिकार का भाग है। दया याचिका के निस्तारण में भी इसका उतना ही महत्व है। त्रिवेणी के केस में यह अवलोकन किया गया कि चिंता में चिंता ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि चिता केवल मृत शरीर जलाती है, जबकि चिंता जीवित को जलाती है। चिता और चिंता में चिंता ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि चिता केवल मृत शरीर को जलाती है, जबकि चिंता जीवित को जलाती है। प्रस्तुत केस में ग्यासी राम को 8 वर्ष से ऊपर मानसिक यातना भोगनी पड़ी। हम ऐसे लंबे विलंब को उचित ठहराने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं पाते हैं। अभियुक्त को दीर्घ अवधि तक मानसिक यातना भोगनी पड़ी और मृत्युदंड उसके सिर पर दीर्घ अवधि तक मंडराता रहा। अतः हम निर्देशित करते हैं कि मृत्युदंड का कार्यान्वयन न किया जाए और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाए। अपील करने की विशेष इजाजत। अब हम क्या पढ़ेंगे? अपील करने की विशेष इजाजत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 क्लोज 1 के अनुसार इस अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश, आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेंगे, जबकि अनुच्छेद 136 क्लोज 2 के अनुसार खंड 1 की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय द्वारा
अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारणा, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष इजाजत से आपराधिक अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है। पहला, यह कि साक्ष्य के शुद्ध विवेचन पर आधारित तथ्य के एक ही निष्कर्ष के साथ उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे उस साक्ष्य पर उसका कोई अन्य दृष्टिकोण हो। दूसरा, यह कि उच्चतम न्यायालय समानता साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्विलोकन की ओर प्रेरित नहीं होंगे जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन विधि या प्रक्रिया में भूल से विकृत न हो गया हो, या रिकॉर्ड की भूल पर आधारित न हो, साक्ष्य को गलत नहीं समझा गया हो, या साक्ष्य के प्रतिकूल न हो, उदाहरण जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य के पूर्णतः विपरीत हो आदि। तीसरा, यह कि उच्च न्यायालय की राय को अपनी राय से प्रतिस्थापित करने के लिए उच्चतम न्यायालय साक्ष्य की विश्वसनीयता में नहीं जाएगा। नंबर चौथा, यह कि जहां उच्च न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया की उपेक्षा करते हुए या प्राकृतिक न्याय की या निष्पक्ष सुनवाई की अवहेलना करके तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचा हो, या विधि या प्रक्रिया के आज्ञापक उपबंध की अवहेलना की हो जिससे अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर पक्षपात या अन्याय कारित हुआ हो, तो उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। नंबर पांचवा, यह कि उच्चतम न्यायालय वहां भी हस्तक्षेप कर सकते हैं जहां साबित हो चुके तथ्यों पर विधि के गलत परिणाम निकाले गए हों, या जहां उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष प्रकटता अनुचित हो और किसी साक्ष्य पर आधारित ना हो। उच्चतम न्यायालय की दोष मुक्ति अधिकार शक्ति, यहां तक कि जिन केसों में उच्च न्यायालय तक दोष का एक ही निष्कर्ष हो, उच्चतम न्यायालय दोष मुक्ति या रिहाई का आदेश दे सकते हैं। इस विषय पर महेश चंद बनाम दिल्ली राज्य में कई केसों का सर्वेक्षण करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के मामले में दोष सिद्धि दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील में कोई अंतर नहीं है, जहां पर उच्च न्यायालय के स्तर तक साक्ष्य का उचित विश्लेषण न किया गया हो और देखने से ही प्रकट गलती हो और साक्ष्य में अति स्पष्ट दुर्बलता हो तथा अभियुक्त को निचली सभी अदालतों ने दोषी ठहराया हो, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि अपास्त की जा सकती है। जुर्माने का अधिरोपण, भारतीय दंड संहिता की धारा 302, आईपीसी की धारा 302 के अधीन 302 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस प्रकार मृत्यु या आजीवन कारावास के साथ जुर्माने का अधिरोपण वैध है, परंतु कभी कभी जुर्माने का अधिरोपण को अपास्त कर दिया गया है या उसकी राशि को घटा दिया गया। यह बहुत मामलों में, विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में, यह राशि मृतक के निकट परिजनों को भुगतान किए जाने के आदेश दिए गए हैं, जो कि प्रतिकर की प्रकृति के रूप में कम बल्कि आर्थिक कठिनता से निपटने के लिए हैं। प्रत्येक मामले में तथ्य और परिस्थितियां यह तय करती हैं कि जुर्माने के अधिरोपण की आवश्यकता है अथवा नहीं। क्या राज्यपाल की क्षमा की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है? सत्यपाल बनाम हरियाणा राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब किसी अभियुक्त को हत्या के गंभीर अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है, तो प्राधिकारी को जिसे संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन क्षमा और परिहार की शक्ति प्रदान की गई है, अपराधी के द्वारा वास्तव में कितनी अवधि तक दंड भुगता गया है की जानकारी तथा दंडादेश के दौरान उसके आचरण व्यवहार की जानकारी दिया जाना अनिवार्य है, क्योंकि यह बातें शक्ति के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे तात्विक तथ्यों की जानकारी न होना क्षमा प्रदान करने के आदेश को मनमाना और अविवेकी बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। प्रस्तुत मामले में क्षमा प्रदान करने का आदेश, जिसके द्वारा दंडादेश की असमाप्त अवधि का परिहार किया गया था, अभियुक्त के द्वारा दंडादेश की अनुपालना के लिए उसके द्वारा समर्पण करने से भी पहले किया गया था, जबकि क्षमा के आदेश में लिखा हुआ था कि अभियुक्त कारागार में था। राज्यपाल को यह जानकारी नहीं दी गई कि अभियुक्त ने कितना समय कारागार में बिताया था और क्या वास्तव में उसकी कोई अवधि कारागार में बिताई थी या नहीं। अभिलेख से स्पष्ट था कि कागजी प्रक्रिया अनावश्यक शीघ्रता से पूर्ण की गई थी और प्राधिकारियों ने क्षमा प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग के लिए असामान्य रुचि एवं उत्साह दर्शाया। अतः राज्यपाल ने अभिलेख की सामग्री में अपना विवेक लागू नहीं किया, इसलिए राज्यपाल का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित 5 परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप स्पष्ट किया। नंबर पहली, यदि राज्यपाल ने सरकार के द्वारा बगैर परामर्श दिए हुए स्वयं की शक्ति का प्रयोग कर लिया हो। नंबर दूसरा, यदि शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिकारिता का उल्लंघन करते हों। नंबर तीसरा, यदि यह साबित हो जाए कि उन्होंने मनोवियोग के बगैर आदेश पारित किया है। नंबर चौथा, राज्यपाल का आदेश सद्भावपूर्वक है। नंबर पांचवा, उन्होंने असंबद्ध आधार पर आदेश पारित किया है। क्षमा याचिका के निस्तारण में विलंब का प्रभाव, यदि क्षमा याचिका के निस्तारण में अत्यधिक विलंब हो जाता है
और अभियुक्त मानसिक रोगी है तो उसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया मृत्युदंड की संवैधानिकता और साथ ही साथ अनुच्छेद 14, 19 और 21 को भी स्पष्ट किया और इसके साथ ही साथ हमने कंडीशंस बताई और विरल से विरलतम मामले भी स्पष्ट किए, कुछ उदाहरण भी दिए कि किस प्रकार से किन किन मामलों में कैसी सजा दी गई है। तो साथियों, मृत्युदंड तभी दिया जाएगा जब मामला विरल से विरलतम हो, उन परिस्थितियों में ही मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसा स्पष्ट किया गया है। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।